तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। बिहार एसएससी सिलेबस का संपूर्ण जीके जीएस एवं करंट अफेयर का सब्जेक्ट वाइज वीडियो अपलोड किया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 10 का सभी जीके जीएस एवं करंट अफेयर का स्टडी करेंगे और प्लेटफॉर्म का नया बुक प्रैक्टिस सेट जो है वॉल्यूम 3 भी आ गया है। तो हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जल्दी से इसको समाप्त करके वॉल्यूम 3 वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है। क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विदित गुजराती और वैशाली दोनों ने, है ना। विदित गुजराती और वैशाली ये दोनों ने ये फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो अभी करंट अफेयर में कौन है, आर माधवन है ना, याद रखना है आर माधवन। एक क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है। तो रविंद्र भाकर है, ठीक है। देखिए याद रखना है, ये है क्या, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन। एक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ है रविंद्र भाकर। एक क्वेश्चन आता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है। तो परेश रावल है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो ये किया गया था रियाद में, है ना, सऊदी अरब के राजधानी रियाद में किया गया था। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसमें विजेता कौन रहा था। तो कर्नाटक, मेघालय को हराकर कर्नाटक ने ये प्रतियोगिता जीता था, ठीक है। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य इसमें से कौन नहीं है। तो इसमें ईरान नहीं है, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है, और ताकि ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है तो आपको याद रहे कि कौन कौन सा देश है। तो ताकि आपसे पूछे कि कौन सा देश नहीं है तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। तो उसे याद कैसे रखना है, देखिए इसमें कुल कितने देश है सार्क में। तो इसमें है टोटल 8 देश है, ठीक है। 8 सदस्य देश है सार्क में, ठीक है। तो 8 सदस्य देश कौन कौन सा है। तो देखिए इंडिया, याद रखना है आपको, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 3 हो गया। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और आपका है अफ़गानिस्तान, ठीक है, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए आईपीएस, इसमें 3 देश हो गया, है ना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। आईपीएस के बीबी से हो गया बांग्लादेश, भूटान, है ना, 5 देश हो गया। टोटल 8 सार्क का 8 सदस्य देश है। तो इसी से पूछा जाता है कौन सा देश नहीं है। तो याद रखना है आपको, आईपीएस से हो गया इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बीबी से बांग्लादेश, भूटान। आईपीएस के बीबी ने से हो गया नेपाल, माल पटाया, माल से मालदीव। बस याद करने के लिए, बस इसको क्या ये आपसे याद रहे, इसलिए इसके ये लाइन आपको याद रखना है ताकि सभी देश आपको याद रहे, ना। आईपीएस के बीबी ने माल पटाया, माल से हो गया मालदीव, पटाया या से अफ़गानिस्तान, पटाया या से अफ़गानिस्तान। तो 8 देश हो गया, है ना। आईपीएस के बीबी में 5 देश हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बीबी यानी बांग्लादेश, भूटान, ने से नेपाल, माल से मालदीव, पटाया से अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो ये 8 सदस्य देश है सार्क का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो याद रखना है ये 8 देश है सार्क का सदस्य देश है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो काठमांडू है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, इसे याद रखना है, साका, है ना, सार्क का काठमांडू। और सार्क की स्थापना कब हुआ था। तो 1985 में हुआ था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो चौरी चौरा जो घटना हुआ था, चौरी चौरा कहाँ है। तो ये यूपी के गोरखपुर में है, इसका करेक्ट आंसर है गोरखपुर में, ठीक। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। और चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो कब हुआ, 1922 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो कांडला बंदरगाह का नाम
रखा गया क्या, दीनदयाल बंदरगाह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था कि नोहावा सोवा बंदरगाह, ऐसे आया था कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया, तो नोहावा सोवा बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया। ठीक है, नोहावा सोवा बंदरगाह जो है वो मुंबई में है, और ये कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ, गुजरात में। इसे याद कैसे रखना है, तो कांडला गुजरात, यानी गुजरात से रिलेट करना, रात है ना, रात को कांड हो गया, कांड रात को हो गया यानी गुजरात में। ठीक है, तो ये गुजरात में है कांडला, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, अगर पूछे तो वो है विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में है स्थित है, तो एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय ये किस राज्य में है, तो ये है गोवा में। ठीक है, याद रखना है गोवा में। और गोवा से क्या याद रखना है आपको, गोवा भारत का क्या है, ये सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना था, 1987 में बना था, ये भी याद रखना है। और एक क्वेश्चन आता है, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब कराया गया, तो 1961 में कराया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने सेल्वा प्रभु तिरुमरन, सेल्वा प्रभु तिरुमरन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ठीक है, पहला क्या है कि ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम क्या है, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, ये सही है। ठीक है, इसके मूर्तिकार जॉर्ज अस्टेनली है, ये भी सही है ना, इसके मूर्तिकार जो है ऑस्कर अवार्ड का, तो इसका जॉर्ज अस्टेनली है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों इसका सही है। ठीक है, अच्छा, विश्व मतलब क्या है, विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो ऑस्कर अवार्ड ही है। ठीक है, करंट अफेयर में आपको याद रखना है, ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, ओपेनहाइमर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किलियन मर्फी को है ना, किलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है ऑस्कर अवार्ड 2024 का किलियन मर्फी को दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एमा स्टोन को मिला है। ठीक है, एमा स्टोन। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है, तो यूपी सरकार ने जेलों का नाम बदलकर क्या रखा गया, सुधार गृह इसका नाम रखा है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखना करंट अफेयर में कि स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार है ना, स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार, ये अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, तो उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है कि 10 कुमार चरित्र किसने रचना की थी, तो 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, दांडी है ना, इसका करेक्ट आंसर है दांडी। ठीक है, और बाणभट्ट से याद रखना है, 2 पुस्तक है इसका, कादम्बरी और हर्षचरित्र के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। नेक्स्ट है कि उबेर कप किस खेल में दिया जाता है, तो उबेर कप जो है ये दिया जाता है किसमें, महिला बैडमिंटन में दिया जाता है। ठीक है, उबेर कप महिला बैडमिंटन में दिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1.5 से अधिक नहीं हो सकती है। तो जो लोकसभा का कुल सदस्य होता है उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, उससे अधिक मंत्री नहीं हो सकता है। अभी जैसे कि नया लोकसभा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और नए मंत्री कौन कौन बना है, किसको कौन सा विभाग मिला है ना, इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। आप यहाँ पर चैनल पर जाकर वीडियो में करंट अफेयर का प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सोलो आना बल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है, सोलो आना बल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है, तो ये है सुब्रत भट्टाचार्य का है ना, सुब्रत भट्टाचार्य। नेक्स्ट है कि भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ, भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन
संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तिरुपति में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है तिरुपति। नेक्स्ट जो जीके जीएस का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 31 से। क्वेश्चन नंबर है 31। बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? है ना, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो ये किया था अवध से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है अवध। नेक्स्ट है कि राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, देश साम्राज्य के शासक थे। तो राजा शशांक जो है ये किस साम्राज्य के शासक था? तो ये था, ये मगध साम्राज्य का शासक था। नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा गौड़, है ना, गौड़ साम्राज्य का शासक था, है ना। राजा शशांक जो है जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, ये गौड़ साम्राज्य के शासक थे। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बाघा जतीन, है ना, बाघा जतीन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पहला मुगल बादशाह कौन था? तो पहला मुगल बादशाह कौन था? तो ये था बाबर, है ना। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर ही था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि चेतिया गिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है। तो चेतिया गिरी बिहार जो है सांची में मनाया जाने वाला, ये सांची का स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से ना, तो भगवान बुद्ध से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध पर्व है। ठीक है, और सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने बनवाया था। और एक है धामेक स्तूप, धामेक स्तूप को भी अशोक ने बनवाया था। धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 36। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? तो उड़ीसा का लोकप्रिय त्यौहार है धनु यात्रा। धनु यात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। नेक्स्ट है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला क्या है? इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। ठीक है, तो ये क्या सही है? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के विचार में कौन सा कथन सही है? तो इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, ये सही है। ठीक है, और दूसरा क्या है? संवैधानिक बेंच में 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% को बरकरार रखा है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा क्या है? उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, ये गलत है। यानी कि ए और बी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तसोंगमो झील जो है ये कहाँ है? सिक्किम में। तसोंगमो झील जो है ये सिक्किम में। ठीक है, अच्छा, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। कहाँ है? उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील जो है वो कौन सा? बुल्लर झील है, वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो SBI की स्थापना ये हुआ था 1955 में। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि भारतीय स्टेट बैंक का पहले नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये याद रखना है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं देश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो इसका करेक्ट आंसर है USSR। ठीक है, यू यानी कि रूस है ना। भारत की पंचवर्षीय योजना USSR में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई थी और तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। पंचवर्षीय योजना से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे पंचवर्षीय योजना जो है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 था, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 और चौथा जो है वो था
1969 से 74 था, ठीक है, क्योंकि 1966 से 69 जो है उस समय पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था, ये योजना अवकाश हो गया था, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, योजना अवकाश की अवधि थी तो कौन सा था, 1966 से 69। तो 1966 से 69 था, और फिर 69 से चालू हुआ था 74, ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक चला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास, और दूसरे का था औद्योगिक विकास था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि भिलाई इस्पात कारखाना जो है किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। याद रखना है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों इस्पात संयंत्र जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि भिलाई जो इस्पात संयंत्र है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, ठीक है। याद रखना है इसे, भीरू है ना, भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। और दुर्गापुर जो है ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसे याद कैसे रखना है, दुर्गापुर ब्रिटेन के यानी कि द्रविड़, ऐसे बोलना है, द्रविड़ है ना, द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। और राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसे याद रखना है, राज यानी राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज यानी INA का गठन कब हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में हुआ था, ठीक है। याद रखना है 1942 में। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था, ठीक है। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। अच्छा, ये जो अथी है हड़प नीति है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, या तो हड़प नीति, राज्य हड़प नीति किसने अपनाया था, तो ये अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किसने किया था, इसे आपको याद करवाए थे पिछले भी कई बार, अगर क्वेश्चन आया था याद करवाया था आपको कि जैसे कि मुंगेर को रिलेट करिए मूंग से, है ना, जो मूंग की खेती होती है तो मूंग से रिलेट करिए, यानी कि आप अगर मूंग आपका खेत में है तो कोई लड़का क्या है मूंग तोड़ लिया, तो आप उसको पकड़ लिए, अब उसको बोले कि आपने मूंग तोड़ा है, वो बोलता है कि माँ कसम हम मूंग नहीं तोड़े हैं। माँ कसम यानी मीर कासिम, माँ कसम को रिलेट करिए मीर कासिम में, माँ कसम हम मूंग नहीं तोड़े, मूंग यानी मुंगेर, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, है ना। और इससे क्या होगा, देखिए मीर जाफ़र और मीर कासिम में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि मुंगेर स्थानांतरित किसने किया था, तो मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था, तो मुंगेर जैसी आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा मूंग, माँ कसम नहीं तोड़ी, यानी मीर कासिम होगा इसका करेक्ट आंसर, मीर कासिम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है उड़ीसा, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादक राज्य भी है, वो कौन सा है, वो उड़ीसा है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 से, निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, ये जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। याद रखना है, जापान के संविधान से। नेक्स्ट है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 34 के तहत कहीं भी भारत में सैन्य शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, तो अकबर का विरोध किया था चांद बीबी ने किया था, इसको याद रखना है, चांद बीबी, अहमदनगर के चांद बीबी ने अकबर का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, तो ये गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, 2009 में समाप्त हुआ था। शुरुआत हुआ था कब, 1983 में शुरू हुआ था और गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं टाइपिंग विद्रोह, ये सभी किस देश से संबंधित है, तो ये सभी चीन से संबंधित है ना,
चीन में ही ये सब अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध और ताइपिंग विद्रोह भी हुआ था। ये कहता है बॉक्सर युद्ध, तो बॉक्सर युद्ध भी ये चीन में ही हुआ था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि पेसो किस देश की मुद्रा है, तो पेसो जो है ये अर्जेंटीना की मुद्रा है ना। पेसो अर्जेंटीना की मुद्रा है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रेंड, और ब्राज़ील की मुद्रा है रियल, और मलेशिया की मुद्रा है रिंगित है ना। मलेशिया की मुद्रा जो है वो है रिंगित है ना, याद रखना है रिंगित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी, तो गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया गुरु अंगद ने किया था। ठीक है, याद रखना है गुरु अंगद। सिख धर्म के संस्थापक कौन था, गुरु नानक देव था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ननकाना साहिब में हुआ था है ना, तलबंडी में हुआ था, जिसका नाम बदलकर अभी ननकाना साहिब रखा गया। ठीक है, तो तलबंडी या तो ननकाना साहिब रहे, आंसर टिक कर सकते हैं। गुरु नानक का जन्म हुआ था। एक इंपॉर्टेंट याद रखें गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना सिटी में हुआ था, 1666 में हुआ था ना, 1666। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है, तो ये है राजस्थान है ना। न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है राजस्थान सरकार पंचायत चुनाव में, जैसे कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति के लिए 10वीं पास होना चाहिए, और सरपंच एवं अन्य के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा पंचायत भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो ये राजस्थान में ही लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में ये लागू हुआ था सबसे पहले। ठीक है, और पंचायत जो है और संवैधानिक दर्जा कब दिया गया पंचायत को, तो पंचायती राज व्यवस्था को 1993 में संवैधानिक दर्जा मिला था, 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, पंचायत है 73वां संविधान संशोधन के तहत, नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन के तहत, और पंचायत जो है किसवीं अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है, और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। पंचायत किस भाग में, भाग 9 में, और नगर पालिका भाग 9 के ए में है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है, तो संबल योजना ये संबंधित है दिव्यांग जन से ना, विकलांगों से संबंधित है ये संबल योजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कौन सा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता था, ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो पूछा कौन गलत है, तो इनमें से ना तो 1 ना तो 2, दोनों क्या है, गलत नहीं है। तो नेक्स्ट है ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो इसका करेक्ट आंसर है 18 वर्ष है ना। 18 वर्ष के लोगों के लिए ये एक आम सभा है जो जिसका 18 वर्ष उम्र हो गया। ठीक है, मतदान करने की आयु अभी वर्तमान में क्या है, तो 18 वर्ष ही है, और मतदान करने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 72, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। विकास केंद्र उपागम जो है ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है इसके अंतर्गत अपनाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब तक था, 1969 से 74 तक था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है, तो पंचायतों के लिए प्रावधान जो है वो किया गया भाग 9 में। ठीक है, अब भाग 9 के ए में जो है वो क्या है, नगर पालिका है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हरित ऊर्जा कॉरिडोर है ना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है, तो ये है दीफू दर्रा। ठीक है, दीफू दर्रा कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 से, में है कि 44वें संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ था, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है, तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को, तो ये अनुच्छेद 300A को प्रभावित किया है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, यानी कि देखिए संपत्ति का अधिकार क्या है, पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन उसे हटाकर अब क्या है, विधिक अधिकार बनाया गया। तो और किस अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया, तो ये दामोदर नदी पर बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था, तो ये हुआ था 1948 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, बहुउद्देशीय नदी जो परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ना, WHO का संविधान कब लागू हुआ था। यह वह तिथि है जिसे हम अब प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1948 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय क्या है, जिनेवा में है। नेक्स्ट है, कामेत, नामचा बरुआ, गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम है। तो ये किसका नाम है, तो ये है हिमालय की पर्वतीय चोटियों का नाम है ना। कामेत, नामचा बरुआ और गुरला मंधाता ये हिमालय की पर्वतीय चोटियों का नाम है। नेक्स्ट है, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया। तो दिद्दा नाम की रानी जो है ये कहाँ शासन किया था, तो ये किया था कश्मीर में। ठीक है, याद रखना है, ये कश्मीर में शासन किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए इसमें क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन ये है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि N2+O2 फिर बना क्या, NO के लिए कौन सा इसमें सही है। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर A है ना। तो ये कंपोजिशन और अथी जो है KC और KF ये इजकल टू होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस A किसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस जो है ये क्या है, वायरस से होने वाला रोग है। तो हेपेटाइटिस A जो है विषाणु से होने वाला रोग है। वायरस की खोज किसने किया था, इवानोवस्की ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट है, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है। तो प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में क्या है, 6.626 गुना 10 के पावर -34 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं। तो ब्लैक लेड किसे कहा जाता है, तो ब्लैक लेड कहा जाता है ग्रेफाइट को। ठीक है, ब्लैक लेड ग्रेफाइट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि एकमात्र अधातु जो कि विद्युत का सुचालक है, एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है वो कौन सा है, वो ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट, हीरा, कोयला ये सब क्या कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था। तो ग्रहों का गति का नियम दिया था जोहान्स केपलर ने। सिंपल गति का नियम पूछे तो गति का जो 3 नियम है वो न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था। ग्रहों का गति का नियम केपलर ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लोकर है। तो किसका उदाहरण क्रिप्टो लोकर है, तो रैनसमवेयर है ना, रैनसमवेयर जो है का उदाहरण जो ये जो है ये क्रिप्टो लोकर है ना। रैनसमवेयर का उदाहरण है क्या, क्रिप्टो लोकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। 103 में क्या, विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या, वोल्ट एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। ठीक है, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है। तो मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन के अलावा बाकी सभी शामिल है। जैसे पोषण संबंधी समस्याओं का निदान, पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण हस्तक्षेप
की योजना बनाना और प्राथमिकता देना, पोषण की स्थिति का आकलन, ये सभी बीमारी के दौरान पोषण देखभाल और कार्यकलापों का एक संगठित समूह में ये शामिल है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या होता है? तो ये होता है द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है ना। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 से। उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। तो विषैली नहीं है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? सिंपल है सोना। सोना विषैली नहीं है, क्योंकि सोना अगर विषैली होता तो जिसे हम लोग क्या अंगूठी पहन लेते हैं, गले में पहन लेते हैं, तो नहीं पहन सकते थे विषैली अगर होती तो। ठीक है, इसलिए सोना क्या है? विषैली नहीं है। और सर्वाधिक आघात भर धातु कौन सा है? तो वो भी सोना है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? तो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए कौन प्रमुख नहीं है? एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना ये स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है ना। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एक स्वच्छ स्थान में रहना ये स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अच्छी आर्थिक स्थिति ये ज़रूरी है। सामाजिक समानता तथा मेलजोल की भावना ये भी ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ये बड़े भवन में रहना ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दोनों गैसों ए तथा बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है। तो गैसों ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि समान दाब तथा ताप पर दो गैस ए और बी का जो आयतन के प्रसरण के समय इतना के अनुपात में था। और तो गैसों ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? तो जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल, R1/R2 बराबर क्या होगा? रूटेंडर M2/M1, यानी कि परस्पर जो अनुभार है द्रव्यमान ये निकालना है। तो इसको क्या है? ये निकालना है अगर, तो ठीक है, ये रूट वाला इधर चला जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? M2/M1 बराबर क्या हुआ? R1² R2²। ठीक है, तो R1 R2 ये दिया हुआ है 4 और 1, 4/16:1। ठीक है, तो M1:M2 जो है अनुभार, इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की? है ना, क्वेश्चन फिर समझिए। 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हरमन कोल्बे ने किया था ना, हरमन कोल्बे। नेक्स्ट है कि सही कथन की पहचान कीजिए। तो जूल शक्ति का मात्रक है, ये गलत है। ठीक है, जूल शक्ति का मात्रक है, ये गलत है। न्यूटन शक्ति का मात्रक है, ये भी गलत है। और न्यूटन बल का मात्रक है, ये सही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। जूल बल का मात्रक है, ये गलत है, क्योंकि देखिए कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है ना। तो यहाँ पर क्या है? जूल जो है किसका? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक है। और शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो वाट होता है ना, वाट। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो तड़ित द्वारा जो है ये किस गैस का स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन का होता है ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या है? इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, ये सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। एथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। एथेनॉल पानी में घुलता नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये पानी में आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट है गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, मीथेन क्या होता है? CH4 है ना, मीथेन को ही मार्क्स गैस भी कहा जाता है। देखिए गोबर गैस में मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। बायोगैस का भी मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा।
और प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक मीथेन होता है। और जैसे कि कोयले के खान से जो विस्फोट होता है उसमें किस गैस के कारण होता है, तो मीथेन के कारण होता है। धान के खेतों में कौन सा गैस पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है, तो टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है, तो पुष्प नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होता है। नेक्स्ट है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखता है, ये किसके कारण होता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसका आंसर होगा बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, यानी कि लाल जो दिखाई दे रहा है तो क्या है, इस लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन कम होता है लाल का, तो लाल दिखाई देता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, ये प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है ये सदैव एक दिशा में होता है ना, एक दिशिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है, तो ये कर रही है आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण है, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण। नेक्स्ट है विद्युत चालकता की इकाई क्या है, तो विद्युत चालकता का इकाई है महो, है ना, विद्युत चालकता की इकाई महो है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और याद रखना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता अगर पूछ दे तो उसका होता है ओम मीटर। ठीक है, याद रखना है ओम मीटर। देखिए इसे याद कैसे रखना, देखिए प्रतिरोध का ओम है, प्रतिरोध क्या शब्द में छोटा है तो इसका ओम हुआ, प्रतिरोधकता जैसे इसका बड़ा हुआ तो शब्द में बड़ा है तो इसका होगा ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण हरा होता है ना, इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, अच्छा खून का रंग जो होता है लाल, वो किसके कारण होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि 2 रासायनिक स्पीसीज एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद पी बनाती है, जिसमें 2 एक्स तथा वाई दोनों उपस्थित है। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर पी बनाया। ठीक है, तथा एक्स और वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स वाई तथा पी स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है। तो देखिए पहला क्या है, पी एक यौगिक है, ये सही है। ठीक है, पी यौगिक है, और एक्स तथा वाई यौगिक है, ये गलत है ना, एक्स तथा वाई यौगिक है, ये गलत है, क्योंकि एक्स तथा वाई तत्व है ना, एक्स और वाई ये दोनों तत्व है और इससे मिलकर यौगिक बनाया। पी एक निश्चित संगठन है, तो ये भी सही है, यानी कि 1, 3 और 4 ये सही है ना, 1, 3 और 4 ये सही है तीनों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 10 होता है समाप्त। और एक क्वेश्चन आज का है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।